Hello students, hope you all are doing very well, and we are here in the lecture which is for integration part 2. ये जो बेसिक मैथ्स for फिजिक्स वाला जो ये लेक्चर चल रहा है, यू सी आई डोंट मीन दैट कि मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन और पूरा इंटीग्रेशन जो 11th एंड जो 12th क्लास के मैथमेटिक्स में वो पढ़ा रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग दैट. मैं सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन के जो 6 लेक्चर आपको पढ़ाए हैं और इंटीग्रेशन का ये जो लेक्चर 1 और ये लेक्चर 2 है, ये आपको इतना तैयार किया जा रहा है ताकि आप फिजिक्स में कभी ये स्थिति आए तो आप इसमें फंसे नहीं. तो वी आर जस्ट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड दोज पार्ट्स जिससे कि आप फिजिक्स में जहां जहां जरूरत पड़े वहां पे आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या ग्राफ या इन चीजों को देख के परेशान हो, आप वो सॉल्व कर सके. सो दिस लेक्चर इज फॉर हेल्पिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में जरूरी है. और ये उम्मीद जरूर कर रहा हूँ मैं कि आप इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर आपने देखा होगा, तभी आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे. और अगर आपको पहले से आता होगा तो और अच्छी बात है, आप इसको फिर देखिए जरूर. सो दिस इज वी आर गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन पार्ट 2. वी लर्न वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स इन दिस. तो आप मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए कि कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं. सो लेट्स ज्वाइन मी इन द लेक्चर. Yes, बच्चों, so we are going to talk about integration part 2. integration part 2 lecture है ये हमारा part 2. obviously आप लोगों ने part 1 देखा ही है. तो हम लोगों ने part 1 में जो चीजें सीखी हैं उसको थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करते हैं. वो पहली बात तो ये सीखी है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एंड dy बाई dx जो है हमारा अगर f ऑफ x आता हो तो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x dx का इंटीग्रल अगर हम करते हैं तो ये आता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है. और अगर हमने उसमें कोई लिमिट डाल रखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ए टू बी अगर ऐसे हो तो ये रिजल्ट हमारा एफ ऑफ एक्स एंड द लिमिट इज लाइक ए टू बी. और जो कि फाइनली होता क्या है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. ये हम लोगों ने सीखा है. और उसके बाद हम लोगों ने वो सारे रिजल्ट्स भी सीखे लाइक इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स. फॉर्मूला इज एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी. और इसका कंडीशन क्या है एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन. ये ध्यान रखना होता है. राइट, ये हमने रिजल्ट सीखा है. इसके बड़े सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी हमने सीखे हैं. तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको, और बाकी वो रिजल्ट्स भी हम लोगों ने साइन और कॉस वाले सारे रिजल्ट्स देखे हैं. ये तो ये बता दिया मैंने. दूसरा बात 1/x dx का हम लोगों ने रिजल्ट सीखा है क्या, दैट इज x प्लस ये 1/x का इंटीग्रल अगर करोगे तो log ऑफ x प्लस सी आएगा, समथिंग लाइक दिस. और हमने e टू द पावर x dx का रिजल्ट देखें तो वो क्या आएगा e का पावर x प्लस सी आएगा. एंड फिर हम लोगों ने इंटीग्रल ऑफ लाइक cos x dx होगा तो वो आएगा sin x प्लस सी, sin x प्लस सी. एंड देन इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा, या अगर हमने यहाँ माइनस छोड़ दिया हटा दिया यानी कि इसको ब्रैकेट में डाल दें साइन एक्स डी एक्स होगा तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी. लाइक साइन का कॉस होता है तो कॉस का ये हो गया और कॉस का माइनस साइन होता है तो ये हम ऐसे लिख लेंगे. फिर हम लोगों ने वहाँ पे ये सीखा था कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा तो दैट विल बी 10x प्लस सी होगा. और फिर हमने वहाँ पे ये सीखा था कि कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा अगर और dx होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स. देखो जी कॉसेक स्क्वायर एक्स dx होगा तो ये आएगा हमारा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होगा. एंड फिर हम लोगों ने वहाँ पे ये सीखा था कि अगर सेक एक्स टेन एक्स है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स है तो ये हमारा होगा सेक एक्स प्लस सी होगा. एंड हमने वहाँ पे एक और सीखा कि अगर कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स होगा तो दैट विल बी माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी. 6 रिजल्ट ये, फिर एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथमिक का और ये अलजेब्रिक फंक्शन का.
ये हम लोगों ने बेसिक बात सीखी। तो चलो हम लोग छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, एंड एक दो छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट वेरी स्मॉल क्वेश्चंस लाइक, अगर आपसे कोई कहे इंटीग्रल ऑफ एक्स का पावर 3/2 इंटू 3/2 इंटू एक्स का पावर क्यूब ऐसे, एंड दैट डी एक्स, एंड ये फाइंड आई इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या होगा, एक सवाल। तो आप इसको क्या करेंगे, दिस इज राइट एक्स का पावर 3 + 3/2, 3 + 3/2, एंड दैट इज व्हाट, डी एक्स। ये आप रिजल्ट लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का पावर 6 प्लस ये 9/2 हो गया, 3 + 6 + 3 9/2, तो 9/2 एंड दैट इज डी एक्स, राइट। दिस इज वाव एक्स का पावर 9/2 dx, ये हमारे पास हो गया। तो अगले स्टेप में क्या बना, एक्स का पावर 9/2 + 1, एंड दिस इज 9/2 + 1 होल अंडर लिमिट, एंड दिस इज व्हाट, ये हो गया प्लस सी लिख सकते हैं, ये चूंकि लिमिट नहीं दे रखा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, दिस कम्स आउट 11/2, तो दिस इज 2/11, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स का पावर, दिस इज 11/2 एंड दिस इज प्लस, ये एक एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सवाल आपसे दिया जाए लाइक दिस क्वेश्चन यू नीड टू डू इट, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आपका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आया है। लाइक सॉल्व करिए, उस अगर मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और सी दैट कि योर आंसर इज कमिंग सेम और नॉट। सो एक्स रूट एक्स, एक्स क्यूब रूट ऑफ रूट एक्स, एंड देन इट इज रिटन लाइक दिस, एंड दिस इज डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल आपको पता करना है, तो आप सोचिए कि आप सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों आप में से कुछ लोगों ने सॉल्व करके मुझे भेजा है, बताया आंसर, लेट्स सी हियर। सो इज दिस मैचिंग और नॉट। तो अब क्या होगा भाई, अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज, यानी कि दिस इज इक्वल टू, ये जो आया है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, दिस इज एक्स का पावर, या दिस इज एक्स का पावर 1/2 एंड देन एक्स का पावर 1/3, दिस इज व्हाट इट इज रिटन। सो अगले स्टेप में ये एक्स का पावर क्या हो गया, 1 + 1/2 + 1/3, दैट इज डी एक्स। तो अब ये डर खत्म हो जाना चाहिए, एक्स का पावर क्या हो गया था, लिमिट दिस इज 6, एंड नाउ 6 प्लस दिस इज 2 3 या 6, 6 हो गया, एंड देन दिस इज 3 and then it is 2, and this is dx. So this comes out now x का power 11/6 and this is dx. So अब क्या होएगा इसका इंटीग्रल भाई, तो इंटीग्रल आया x का पावर 11/6 + 1, and this is 11/6 + 1 and plus c. So this is now, this is x to the power 17/6 and नीचे here 17/6 plus c, ये 17 लिखा हुआ बच्चा। So this is 17/6, 17/6. So this is now 6/17, x to the power 17/6 plus c. This is our integration. So इसको I is equal to I is equal to I is equal to I is equal to ऐसे कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। So ये रिजल्ट आ गया। So point is, so we have done this, like we know कि अब हम इससे कर सकते हैं। अब मैं आपको ना सिर्फ चार्ज अप कर रहा था। अच्छा इसमें ना कोई बात आपको यहाँ पे कुछ कुछ सिखाना अगर चाहूँ मैं, जैसे सपोज कर लो, विल गो टू रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, बट ये तो सीख लिया आप। अब मैं अब एक अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, सपोज कर लो cos 2x हो, sin 2x हो, अगर बोला उसका इंटीग्रल बताओ क्या हो। सो लेट्स सी दैट। अगर मैं आपके सामने ये सीखना है आपको, राइट, आई से क्वेश्चन, या सो दिस इज अनदर क्वेश्चन वी आर डूइंग। सपोज कर लो अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए, cos 2x dx का इंटीग्रल क्या होगा।
अब तो आप फंस गए बुरी तरीके से, क्योंकि इसका तो आपने, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा ताकि रेफर करने के लिए। तो cos x dx का तो फॉर्मूला है आपके पास, बट cos 2x का तो फॉर्मूला नहीं है। क्या करेंगे आप? तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने पिछली क्लास में क्या सीखी थी कि भाई वाई इज दिस, तो इसका डिफरेंशियल अगर ये होता है तो इसका इंटीग्रल ये होता है। तो यहाँ अगर गोल्डन स्टेटमेंट लिखना हो, राइट, अब गोल्डन के बजाय मैं ये इंटीग्रेशन is reciprocal to differentiation in process। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी चीज के लिए उस लेक्चर में हमने खूब सारा डिस्कशन किया था, ग्राफ और वो बना के। तो अब तो हम फंसे हुए हैं कि भाई हमारे पास तो इसका फॉर्मूला है नहीं, क्या करेंगे? तो जुगाड़ लगाएंगे। तो जरा सोचते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ cos 2x है ना, तो जरा इसके बारे में सोचिए, sin 2x। आपको ये पता, ये कैसे फीलिंग आएगा कि सर मैं sin 2x के बारे में सोचूं? तो आपको पता है, देखो कैसे, इसका इसका इंटीग्रल क्या होता है, sin। तो इसका डिफरेंशियल ये होना चाहिए। तो आपको यहाँ cos 2x बोल दिया है, तो यहाँ sin 2x करके अब फिर सोचिए कि क्या होगा। तो यहीं से क्लू मिल रहा है, cos 2x का इंटीग्रल पूछा है और इसका पता है कि इसका इंटीग्रल ये होता है, तो इसका डिफरेंशियल ये होगा। तो यहाँ cos 2x बोला गया है, तो हमें यहाँ sin 2x जैसा कुछ चाहिए, और तब देखते हैं कि क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग शायद मेरी बात समझ पा रहे हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x पूछा गया, क्या होगा। मैं रटा भी सकता था, सीधा सीधा आपको समझाए बिना बोल के देखो ऐसे करते हैं, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है कि स्टूडेंट को सिर्फ जंतर मंतर पकड़ाया जाए। उसको साइंस पढ़ रहा है, उसको लॉजिक पता होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x का होगा, तो आपको चेन रूल अच्छी तरीके से याद होगा। तो डी बाई डी, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ x है, ये तो नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ 2x लिखते थे, फिर यहाँ साइन 2x लिखते थे आप, और फिर यहाँ पे डी 2x लिखते थे और अपॉन dx। तो ये क्या आता था भाई? सर अब यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो ये तो cos 2x हो गया सर। ओके, और ये 2 बाहर निकल के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि सर 2 इंटू 1 आ गया। ये क्या आ गया? 2 cos 2x आ गया सर। ओके, सो डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x क्या है? 2 cos 2x। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इज 2 cos 2x। तो मैं जरा इसका उल्टा करता हूँ। कैन आई राइट हाफ ऑफ, ये 2 यहाँ नीचे लेते हैं, हाफ ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू cos 2x लिख सकता हूँ। कैन आई राइट? भाई अगर 2 cos 2x है, तो ये 1/2 यहाँ ला के रख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये मेरे ख्याल से आप बर्दाश्त कर लोगे, नहीं तो चलो इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। सो दिस इज 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। ये अब तुम कहोगे कि cos 2x मतलब इसका डिफरेंशियल, यानी कि अब इसी बात को यहाँ तो ऐसे लिख दिए। अब ये 1/2 को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, हाफ ऑफ साइन 2x, ऐसे लिख देता हूँ। भाई ये तो हाफ बाहर निकल के आ ही जाएगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस पूरे का डिफरेंशियल ये है, और हमसे पूछा गया कि अब इसका इंटीग्रल बताओ, तो क्या करेंगे? cos 2x dx का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? sin 2x बाई sin 2x बाई। सो आपने कुछ समझा कि cos 2x dx है, तो मतलब कैसे दिमाग लगाया, यानी कि अंदाजा लगाया कि cos में sin आता है, तो हम यहाँ से लेके सोचते हैं, यहाँ से लेके सोचा, ऐसे पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए, राइट। फिर कैसे कैसे मैनिपुलेट किया। तो ये प्रोसेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस से आपको यू नो आपको अपने आप को रिच बनाना है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि ओके कैसे हो रहा है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको ऐसे सॉल्व किया, डी बाई डी एक्स दिस निकाल दिया था, यानी कि आप इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते गए, इसको ऐसे लेके आए। अब पता है कि इस पूरे का डिफरेंशियल यही आएगा, यानी कि इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया जी। तो यहाँ पे एक सी लिख दीजिए, राइट। सो नाउ बच्चों,
मैं आपके सामने एक सवाल, ये तो हो कर लिया आपने, थोड़ा एक दिमाग लगा के धड़ से जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों। लाइक आपको ये सॉल्व करना है, राइट। फाइंड आई इज लाइक cos of, let me write from this color, cos of nx लिखा हुआ है, cos of nx and integral dx, मुझे जरा बताओ क्या होगा। So now I give you 2 minutes time or 3 minutes time to solve and report। अदरवाइज I'll, मतलब 2 minutes टाइम के अंदर आप सॉल्व करके देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो cos nx dx, सो कुछ लोगों का आंसर सही आया है, लेट मी सॉल्व फॉर अदर्स हाउ इट इज टू बी डन। सो नाउ हियर इन दिस केस, सो जैसे कि यहाँ पे था तो हम यहाँ साइन nx के बारे में सोचेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन nx सोचेंगे, साइन nx के बारे में सोचेंगे हम। तो ये कितना आएगा, तो ये फिर आएगा डी बाई डी nx and then sin nx and then d by dx of nx, something like this। ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, ये आएगा cos of nx और इंटू n, तो ये आ गया n cos nx। ओके, तुम्हारे पास आया d by dx of sin of nx is equal to this much। So now you can write 1 by n d by dx of sin nx and that is equal to what, cos of nx। So एक 1 by n को यहाँ डाल दो, so d by dx of 1 by n and sine of nx and put like this, तो ये आएगा cos of nx, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, cos of nx का इंटीग्रल dx is equal to sine of nx by n। बच्चा अब मैसेज प्लस सी, मैसेज आ गया क्या, कि देख रहे हो यहाँ पे x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे x के साथ 2 मल्टीप्लाई था, तो जैसे cos 2x था, राइट। और हमें पता है कि cos x का रिजल्ट क्या होता है, लाइक cos x है तो यहाँ sin x है, तो अगर यहाँ 2x होगा, x के साथ 2 होगा तो यहाँ x के साथ 2 हो जाएगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ उसको उसी से डिवाइड कर, sin 2x by 2। तो अगर यहाँ nx होगा तो यहाँ sin nx by n हो जाएगा। सो यू व्हेन यू डिड इट, तो आपके पास एक नया कंसेप्ट खड़ा हो गया। लेकिन ये निकाला कैसे, ये आया आपने इस बात को कि रेसिप्रोकल टू डिफरेंशिएशन इन प्रोसेस, इस बात को ध्यान में रख करके आपने ये निकाल दिया। तो अब आपके पास एक नया सेट ऑफ फॉर्मूला आ गया, राइट। सो उसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे, आप इमीडिएटली, ये तो सॉल्व हो गया बच्चों, दिस इज डन। तो अगर कोई पूछे आपसे सेक स्क्वायर ऑफ nx dx का इंटीग्रल क्या होगा भाई, आंसर इज 10 ऑफ nx by n plus c, करेक्ट। उसी तरीके से कोई पूछे आपसे cosec स्क्वायर nx dx का इंटीग्रल क्या होगा, so you can very simply say that this is minus cot n of x by n। ये मत कर देना ये n काट देना, ये थीटा है कॉट के साथ है, so something like this you can do it। तो बाकी दो रिजल्ट भी लिख सकते हैं ना, लाइक 10 of nx and sec of nx, राइट, एंड dx, तो ये क्या आएगा, sec of nx plus c divided by, that's how it is going to be। तो दिस इज आर लाइक, अगले वाला भी आप लिख लीजिए, सब लिख लिया तो, लाइक cosec nx, राइट, cot nx dx, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस cosec of nx by n plus c, ये रिजल्ट आ गया। तो देखो हमने एक छोटे से काम से हमने बड़े सारे रिजल्ट निकाल लिए। अब थोड़ा और दिमाग लगाएं, देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि उसमें क्या होगा, हम कहेंगे हमारे पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था nx वाला, बट हमने सब निकाल लिया। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ के देखता हूँ कि देखो आप क्या कर पाते हो। लेट्स सी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए e का पावर 2x dx क्या होगा, व्हाट इज दिस, ये सवाल पूछ दिया।
ये आपको मैं मास्टर बनाना चाह रहा हूँ कि आपको आना चाहिए कि कैसे क्या करना है, प्रोसीजर सीखना है। e⁻2x dx क्या होगा इंटीग्रल, तो फिर पता है ना कि ये e⁻2x dx की बात कर रहा है। और विल गो बैक एंड पेज नंबर 1 पे हमें पता है कि ये होता है, तो यहाँ पे जितना होता है ये एज इट इज है। तो हम इसके बारे में सोचने स्टार्ट करेंगे, कोई ऐसा समझेगा कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको एक कमाल की बात समझ में आएगी। क्या, e⁻2x dx, e⁻2x का d/dx करते हैं बस, तो ये क्या आएगा भाई, तो यूल से दैट ओके डी, यहाँ पे पहले d, यहाँ 2x लिख देंगे, फिर यहाँ e⁻2x लिखेंगे, फिर यहाँ d 2 लिख देंगे और अपॉन dx लिख देंगे। तो ये सॉल्व होकर के क्या आएगा, यू विल फाइंड दैट दिस इज कमिंग आउट e⁻2x और ये क्या आएगा 2, तो यानी कि ये 2 e⁻2x आ गया। तो अब इसको d/dx ऑफ e⁻2x आ गया इतना, राइट। सो अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज कि क्या हम d/dx ऑफ ये 2 यहाँ रख सकते थे, फिर अंदर ब्रैकेट में लाना ही लाना है, तो e⁻2x/2 कर दें, तो ये क्या आएगा, e⁻2x आएगा, राइट। सो d/dx ऑफ e⁻2x/2 का, तो ये क्या आएगा, e⁻2x आएगा। तो इसका मतलब ये आएगा, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, देयरफॉर दिस इंप्लाइज e⁻2x का इंटीग्रल dx इज इक्वल टू हाउ मच, e⁻2x/2। अरे ये तो यहाँ भी सेम चेंज आ गया सर। अब यहाँ पे x था, यहाँ 2 कर दिए, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ उसको नीचे हमने क्या कर दिया, जो मल्टीप्लाई था लिख दिया। तो अब एक जनरल रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ये सब बात समझ में आ गई। तो ये आपको मैंने जो सिखाया वो मैं इन सब जगह पे, अगर मान लिया जाए यहाँ पे nx होता, यहाँ पे होता है, या x⁻, नहीं यहाँ पे log ऑफ x में जैसे 1/x, यहाँ पे nx होता है, यहाँ nx होता, तो ये क्या होता। तो इन तरीके से आपको मैं इन सब के लिए एक जनरल बात बताना चाह रहा हूँ। वो क्या बता रहा हूँ, लुक व्हाट यू वी आर लर्निंग हियर, कि अगर d/dx ऑफ f ऑफ x, राइट, बाई, या f ऑफ ऐसे करते हैं इसको, इन जनरल बनाते हैं, d/dx ऑफ f ऑफ nx by n, f of nx by n is equal to f of nx आ रहा है, f of nx आ रहा है। So एक मिनट, I am doing this. So d/dx of f of nx upon n is equal to f of nx लिखा हुआ है। ये थोड़ा देखने में भद्दा लग रहा है, हो सकता है क्रिएट कर दे आपको प्रॉब्लम, तो इससे बचने के लिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। So now we are saying कि अगर ये f of nx है, so this is d/dx of f of nx, मतलब x पे जो फंक्शन था अब वो n टाइम्स ऑफ x का फंक्शन हो गया और डिवाइड बाय n कर दो, अगर ये आता है तो दिस इंप्लाइज कि f ऑफ nx ऐसे और dx का इंटीग्रल विल बी f ऑफ nx बाय n। ये बहुत बेसिक रिजल्ट मैंने आपके लिए खड़ा कर, ठीक है जी। सो d/dx ऑफ f ऑफ nx अपॉन n इज दिस। तो जैसे ये बात समझ में आई, तो अब आप सब जगह इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज e टू द फंक्शन ऑफ nx इज इक्वल टू e टू द पावर nx, तो आपको पता है e टू द पावर nx बाई n कर देंगे, सीधा सीधा रिजल्ट। समझ में आ गई बात, तो ये एक बड़ा सा जनरल रिजल्ट हमने इस्तेमाल कर दिया आपके लिए। नाउ माई पॉइंट इज, अब मैं आपको ना थोड़ा सा रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ लेके जाऊंगा, एंड देन आई बी, या एक क्वेश्चन और पहले करते, पहले ये बात समझें, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए अगले पार्ट में कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, ये सवाल पूछ लिया, फाइन ये कितना होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर एक्स dx है, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वी वी हैव नो सच रिजल्ट, हमारे पास तो ऐसा कोई जादू नहीं है, हमारे पास तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए फिर हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ। तो
जब इस तरीके का है तो हम लोग तो भाई हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो अब एक ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट फाइंड दिस, तो हमें एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री का, लाइक वी नो दैट, वी नो दैट, मतलब आप जब 12th क्लास में जाओगे ना तो इंटीग्रेशन के नाम पे आपको 3-4 महीना पढ़ना होगा, बहुत कमाल का टॉपिक होता है। सो वी नो दैट cos of 2x is equal to 2 cos square x, लाइक आप लोगों ने cos of 2x की बात करें तो आपने शायद ये रिजल्ट पढ़ा होगा, 1 प्लस ऐसे वाला 1 प्लस cos of 2x is equal to 2 cos square x पढ़ा होगा। So this implies that cos of 2x is equal to what? 2 cos square x minus 1. Yes, 1 plus cos 2x is 2 cos square x. और अगर यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है 1 माइनस cos 2x, तो ये फॉर्मूला होता है 2 sin square x, ऐसा होता है। तो मैं यहाँ से अगर आपका ध्यान ले जाना चाहूँ तो cos square x को क्या लिख सकते हैं आप? 1 प्लस cos of 2x by 2 लिख सकते हैं। तो cos square x को हम ये लिख देते हैं भाई, क्योंकि cos square x को ऐसे लिखा जा सकता है। तो इफ यू डू इट लाइक दिस, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? 1 प्लस cos of 2x by 2 dx हमसे बोला गया आप निकालने के लिए, यानी कि हमारा इंटीग्रल ये हो। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन किया हमने, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही है। तो नाउ दिस इज हाफ dx हो गया, हाफ dx हो गया, और प्लस 2 बार कर लेंगे 1/2 dx हो गया, और फिर cos 2x by 2 into dx हो गया। तो इसका हाफ बाहर आ गया, और इस dx का इंटीग्रल क्या हो गया? x, और यहाँ पे भी कोई c होना चाहिए। चलो भाई ये कैसे लगा दिया। और फिर cos 2x by 2 dx की बात करें तो इसका हाफ बाहर निकाल लेते हैं। अब ये क्या हो गया? cos 2x dx हो गया, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, cos 2x dx हो गया। और अभी तो आपने पढ़ा cos 2x dx क्या होता है? sin 2x by 2। लो जी, अब यहाँ रख दिया, और प्लस आप यहाँ भी एक कांस्टेंट रख दीजिए c, यहाँ c है, यहाँ c1 कर दीजिए, इसको c2 कर दीजिए। अब आपके पास ये रिजल्ट क्या हुआ? तो ये आया x/2 प्लस c1, x/2 प्लस c1, और क्या? साइन 2x, और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए 4, और प्लस क्या, लाइक c2। अब c1 c2 को सबको एक साथ सॉल्व करके लीजिए, तो ये आपका आंसर क्या आ गया? x/2 प्लस साइन 2x/4, एंड c1 प्लस c2 को कुल मिला के आप c लिख लीजिए। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। आप समझ में आ रहा है? cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रल पूछा जाए तो 1 प्लस cos 2x इज दिस, यानी कि cos स्क्वायर x को हम 1 प्लस cos 2x by 2 लिख सकते हैं। हमने 1 प्लस cos 2x by 2 dx कर दिया, फिर ये दो पार्ट में हो गया, हाफ 1/2 dx हो गया प्लस cos 2x by 2 dx हो गया। यहाँ से हाफ बाहर निकाला, dx का इंटीग्रल हम लोगों ने पढ़ा ना क्या होता है? x प्लस c1 कर दिया, फिर हाफ बाहर आया, cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है? sin 2x by 2 अभी पढ़ा था हमने। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास? x/2 c1, और ये क्या है? sin 2x by 4 प्लस c2, c1 प्लस c2 को इकट्ठे करके यहाँ c लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे कैसे दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं, ये मत सोचना कि आपसे स्कूल में इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। ये आपके माइंड मसल्स को इंक्रीज किया जा रहा है फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स होता तो हम क्या यूज करते? ये वाला रिजल्ट यूज करते, 1 माइनस कॉस 2x by 2 कर देते, यहाँ प्लस की जगह पे 2 आ जाता, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाता? माइनस में आ जाता। यानी कि अगर इंटीग्रल ऑफ पूछा जाए साइन स्क्वायर एक्स dx, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? x/2 माइनस व्हाट? कॉस, सॉरी, साइन 2x by 4 प्लस c, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जी बच्चा लोग, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, मतलब दिस इज हाउ, लाइक जब आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तभी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बट मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन समझा दिया कि कैसे हम डिफरेंशिएशन का बेस लेके या सब्सटीट्यूशन का बेस लेकर के हम इनको करते हैं। अब मैं आपको एक अगले, जैसे ये cos स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ cos क्यूब एक्स होगा या sin क्यूब एक्स होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये cos स्क्वायर एक्स ये पढ़ा दिया, ये ध्यान रखना होगा आपको। ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, ये। तो मैं ना आपको ये चाहता हूँ कि पहले रूल्स पढ़ा दूं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ाने लगूं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। 1 मिनट, एक क्वेश्चन ऑफ cos क्यू एक्स डी एक्स क्या होगा?
तो अब ये सवाल आ गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें याद करना पड़ेगा cos ऑफ 3x का एक फॉर्मूला होता है, राइट? 3 cos x minus 4 cos qx. cos 3x is 3 cos x minus 4 cos qx. तो अब यहाँ से 4 cos qx को क्या लिख सकते हैं? 3 cos x, राइट, माइनस cos 3x लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम हियर cos qx को क्या लिखा जा सकता है? दैट इज 3 cos x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब आप इसके जगह पे ये रख दो, तो आपको इन सब का फॉर्मूला यानी कि 3 cos x माइनस cos 3x होल डिवाइड बाई 4 और इंटू dx कर दो। तो अब यानी कि यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। तो अगले स्टेप में क्या आ गया? ये 3/4 cos ऑफ x dx एंड फिर माइनस 1/4 cos ऑफ 3x dx। तो अब ये क्या आ गया? 3/4 cos x का क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रल, दैट इज sin x, एंड प्लस कुछ आप रख दो c1, या इकट्ठे बाद में सब जगह एक रख देना यहाँ पे, फिर माइनस 1/4। और cos 3x की बात करें तो दिस विल बी नाउ cos 3x की बात करें तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास sin 3x/3, sin 3x/3 एंड नाउ प्लस c। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 3 sin x/4 3 sin x/4 माइनस sin 3x/12 प्लस c। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट कहीं गलत ना लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि cos 3x में हमने 3 cos x माइनस 4 cos qx लिखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें इस फॉर्मूला पे चेक करना पड़ेगा। तो when we look at this formula, so there is something wrong in this. Here is a -3, this is -3 cos x and this is +4 cos qx। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे? तो 4 cos qx को अगर हम इसी साइड रखें तो दिस बिकम cos 3x प्लस में होगा और ये -3 cos x होगा। So this is plus, this is minus. So now in that sense, this will be, there will be a minus sign, there will be a minus sign here, and this is a plus sign. So now this will be minus here, and this will be plus, minus, and this is plus. So it is minus and this is plus. So result हमारे पास क्या आ गया? This will become sin 3x by 12 minus 3 sin x by 4 plus ये result. So this is how this is done. So similarly you can think of, तो ये आपको मैं दिखा रहा था कि कैसे इस तरीके के फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें हम लोग तो सबसे पहले की बात करें कि अगर मान लो कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हो, दिस सेज दैट कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और माइनस ऐसा कुछ हो, और इन सबको आपने एक ब्रैकेट में ऐसे रख दिया और इसको इंटीग्रल कर दिया, बोले डी एक्स बताओ क्या होगा। दिस इज फर्स्ट रूल, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को ये देख रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स ऐसे डी एक्स हो, तो इसका रूल ये कहता है, दिस रूल सजेस्ट दैट कि आप इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx and then plus minus जो भी है, this is integral of g of x dx करेंगे। This is how it is. This is first rule, right? The second one is ये एडिशन हमारे पास हो गया। कहीं पे ना ऐसे भी होता है कि अगर सपोज कर लो कि सिर्फ dx दे रखा यहाँ पे कोई मतलब dx इंटू कोई कांस्टेंट है, लाइक c इंटू dx है, तो अब इसमें क्या करेंगे, c बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx करेंगे और यू नो c दैट इज x एंड दैट प्लस c आ जाएगा। दिस इज अगर कांस्टेंट होगा तो ऐसे करेंगे। इसका रूल ये होगा कि dt का इंटीग्रल t प्लस सी, dv का इंटीग्रल v प्लस सी, ये हमने पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड होगा तो विल डू इट लाइक दिस। नाउ अगर हम इसकी बात करें f ऑफ x एंड g ऑफ x, ये दो फंक्शन है हमारे पास, राइट, f of x and g of x और this into dx।
ठीक है, दिस इज 2 एंड द थर्ड वन इज लाइक अगर हम k टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ x हो एंड dx हो तो इसको हम लोग कहेंगे k बाहर निकालेंगे एंड देन f ऑफ x dx जो भी होगा विल डू इट लाइक दिस इज हाउ विल बी डूइंग, मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल के इसको ऐसे सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द फोर्थ वन, राइट, f ऑफ x g ऑफ x dx। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसमें से एक को, इसका तरीका इसको सॉल्व करने का बड़ा ही विचित्र है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा अच्छे तरीके से। सो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स अगर ऐसा कुछ हो तो इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ वी शुड डू इट। तो इसको ना थोड़ा इसको इस फॉर्मेट में लिखें। लेट सपोज एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम लोग कुछ इस तरीके से मान रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ने में आपको दिक्कत हुई थी ना, उसी तरीके से इसको मान लो यू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स को आप क्या रख लो, यू फंक्शन, और जी एफ एक्स को आप वी फंक्शन कह लो। तो एक तरीके से आपके पास क्या आ गया, यू वी डी एक्स आ गया। मैं अब ये समझा रहा हूँ, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, ये कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद फंक्शन हो गया, ये सिर्फ सिर्फ सी डी एक्स मतलब कांस्टेंट है, कुछ एफ ऑफ एक्स नहीं है, सीधा सीधा। तो ये भी सीख लिया आपने, ये तीनों रूल आपने सीख लिया। चौथा रूल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा होगा तो क्या करें। तो एफ ऑफ एक्स को हमने क्या मान लिया, यू फंक्शन मान लिया, जी ऑफ एक्स को हमने क्या मान लिया, वी फंक्शन मान लिया। तो अगर यू वी डी एक्स हो अगर इस तरीके से, तो अब क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शन इस फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर एक फंक्शन बनाया जा सकता है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेट्स सी हियर, हमने यहाँ क्वेश्चन किया था, कोई कहे कि देखो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, कोई कहे यहाँ एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके एक बना सकते हैं ना। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक बना सकते हैं तो आपको वो एफ एक्स और जी एक्स वाला जो आप पढ़ रहे हो वहां पे वो रूल सीखने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा। तो वो रूल लगता ही तब है कि जब ऐसे दो लोग हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा हो, मैं बोलूँ एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स का इंटीग्रल, और भाई एक्स और साइन एक्स को आपस में आप कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस यही है। तो इस केस के लिए ये बता रहे कि एक एक्स एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तब कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स को यू मान लो, जी ऑफ एक्स को वी मान लो, तो ये यू वी डी एक्स हो गया। तो अब हम लोग इसको करते क्या है, तो ये होता है हमारे पास, वी राइट यू बाहर लिखा, फिर यू बाहर निकला ध्यान से, फिर इंटीग्रल किया, वी डी एक्स किया, फिर माइनस, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रल का साइन, राइट, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू किया, राइट, एंड फिर इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इंटीग्रल ऑफ ये वी डी एक्स के साथ, वी डी एक्स के साथ ये इंटीग्रल किया, और फिर इस पूरे को एक ब्रैकेट में ऐसे आप रख लीजिए और इसके साथ डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब पहले आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालिए, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालिए, और इनको इंटीग्रेशन निकाल करके और इसका डिफरेंशिएशन निकाल करके, इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन निकाल करके इनको आपस में प्रोडक्ट करिए, और फिर उसके साथ dx लगा करके इस पूरे को इंटीग्रेट करिए। तो ये तरीका होता है यहाँ पे f ऑफ x g ऑफ x dx है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वी डू इट लाइक दिस। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर आपने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया और u v dx लिखा, तो आपने u को बाहर रखा और v को v dx इंटीग्रल किया, फिर यहाँ u को डिफरेंशिएट किया, फिर v को इंटीग्रेट किया, और फिर इस पूरे के साथ इनके प्रोडक्ट को आपने इंटीग्रेट किया। तो u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, ये सवाल बन जा रहा है, किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। तो एक बात तो मैंने बता दी ना कि यहाँ पे जो दो फंक्शन आ गए, अगर ये ऐसे है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक नहीं बनाया जा सकता, ओनली देन वी शुड प्रीफर दिस रूल, राइट। तो कब वो स्थिति बन सकती है कि किसको हम u बनाए और किसको v बनाए। तो आपको याद होगा कि मैंने 5 तरीके का फंक्शन बनाया है। अब ये सिलेक्शन ऑफ u v के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो लाइक f ऑफ x एंड g ऑफ x एंड dx, इसका इंटीग्रल की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक को u बनाएंगे और दूसरे को v बनाएंगे। सो हाउ टू चूज u एंड v, हाउ टू चूज u एंड v।
तो ये ध्यान रखना है। तो ये फंक्शन कितने तरीके के होते हैं? सो आई लेट, ये याद रखो, आई लेट रूल कहते हैं इसको, आई लेट रूल। तो ये क्या कह रहा है आपका? ये है इनवर्स फंक्शन, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, फंक्शन एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शन एंड ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, algebraic function, and T for trigonometric function, T for trigonometric function, trigonometric function। और अब आप लास्ट जो बचा हुआ उसको तो आप समझ ही रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें रूल ये है कि अगर ऐसा दे रखा हो तो इसमें किसको यू और किसको भी मानेंगे, तो ये 5 तरीके के फंक्शंस होंगे। तो आइलेट के लेट सपोज कि आपको 2 फंक्शन दे रखा है, एक दे रखा है एल दे रखा है और दूसरा दे रखा है टी दे रखा है। तो आइलेट रूल के हिसाब से एल पहले आएगा और टी बाद में आएगा। तो एल को हम यू मानेंगे और टी को हम वी मानेंगे। अगर हमारे को ए एल ए फंक्शन दे रखा है, लाइक एक लॉगरिथमिक और एक एल्जेब्रिक है, तब हम उसमें एल को क्या मानेंगे? यू मानेंगे और ए को क्या मानेंगे? वी मानेंगे। तो ये एक तरीका दिखा रखा है हमारे को कि हाउ टू चूज यू एंड वी। So this is saying that if f of x and g of x में से आइलेट रूल के हिसाब से जो फंक्शन फर्स्ट आएगा, लाइक आइलेट में जिसकी पोजीशन फर्स्ट होगी, दैट विल बी u। so u is the first one in आइलेट order। u is the first, u position in the आइलेट, ऐसे कर देंगे, राइट। out of the two function, out of two functions, function functions whose position yeah, which position in islet, which position in islet comes first, islet comes first will be taken as u, will be taken as u, and the later one as v। क्या कहा भाई कि out of two functions which position in islet comes first will be taken as u and later on as v। जो लेट आ रहा होगा उसको हम लोग v मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर कोई कहे इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स, जैसे कि मैंने यहाँ भी लिखा था एक्स साइन एक्स, तो हमें मालूम है ना कि ये क्या है हमारे पास? एल्जेब्रिक फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है भैया जो साइन एक्स वाला है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब एक एल्जेब्रिक आया और एक ट्रिगोनोमेट्रिक आया, तो आई लेट के हिसाब से ए पहले आया और टी बाद में आया, तो इसको यू मानना पड़ेगा। ये एल्जेब्रिक है तो ये यू मानेंगे और साइन एक्स को क्या मानेंगे? वी मानेंगे। तो सर इस तरीके के इंटीग्रेशन को करेंगे कैसे? हाउ विल बी डूइंग दैट? तो मैं आपको ये आइलेट रूल को फॉलो करते हुए और इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। और यहाँ पे रूल क्या लिखा हुआ है कि अगर u मालूम हो गया, v मालूम हो गया, यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मालूम हो गया, तो u पहले बाहर, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड फिर dx, ऐसे किया जाता है। तो कुछ लोग ना इसको शॉर्ट में याद रखते हैं, देखो ध्यान से, एफ आई एस याद रखते हैं, फिर देखो टी एफ आई एस माइनस, फिस डिफिस करके याद रखते हैं इस रूल को। ये क्या मतलब है? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे फिस डिफिस करके यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगा दो और इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में रख करके dx लिख दो। ये तरीका है याद करने का। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उनका प्रोडक्ट इनटू डीएक्स। तो कैसे याद रखना, फीस माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफिस डीएक्स। ये डीएक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम समझ लेंगे। अब यहाँ पे डिफिस है तो यहाँ पे इंटीग्रल है तो डीएक्स आएगा या डीटी आएगा, जो भी आएगा। तो फीस इंटीग्रल ऑफ डिफिस ऐसे याद रखते हैं, तो ये भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, एंड फिर पूरे को ब्रैकेट में रख के जो लिमिट है डीएक्स है डीटी है डीयू है जो है उसको रख करके उसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो अब इस रूल के बेसिस पे मैं इस वाले इंटीग्रेशन को करके दिखाता हूँ, इस एग्जांपल को करके दिखाता हूँ मैं, जरा देखिए ध्यान से। तो लेट्स सी कि हम लोग, आपसे कोई कहता है इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स करके दिखाइए, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स करके दिखाइए। हाउ विल यू बी डूइंग दिस एक्स साइन एक्स? तो दिस इज एक्स साइन एक्स डीएक्स का हमें इंटीग्रल चाहिए, लाइक फाइंड दिस, ये क्या होगा? तो अब यहाँ पे हम लोग एक्स को हमने क्या माना, एक्स को हमने माना u। कैसे भाई? पहले ये देखो, x क्या है हमारे लिए, एल्जेब्रिक है, साइन x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो आइलेट रूल के हिसाब से a पहले आया, यानी कि दिस इज आवर u एंड दिस इज व्हाट, आवर v। तो अब इस रूल के हिसाब से x sin x dx को हम लोग क्या लिखेंगे? तो विल राइट दिस इज इक्वल टू x, देन इंटीग्रल ऑफ sin x dx, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रल का साइन, फिर d बाई डी एक्स ऑफ, मतलब इतना बड़ा नहीं करना है कि ये बेकार लगे, जैसे भद्दा लग रहा है ये देखने में, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको अच्छे से लिखना है, ये नहीं कि उसका नेचर ही खराब हो जाए, राइट? सो दैट्स व्हाट, सो लेट्स सी, मैंने ये ले लिया, ठीक है जी, ये हो गया यहाँ पे। सो नाउ आई से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन का हो गया, फिर इनटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स हो गया, और इस पूरे को एक दूसरे ब्रैकेट में रख के, मतलब दिस और दिस ऐसे रख के डीएक्स कर दें बाय रूल्स। तो ये हो गया बाय रूल्स इट इज दिस। ये रूल कैसे आया ये भी बताया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हमारा इससे काम चल जाएगा। तो अब क्या हुआ जी, अब ये देखिए यहाँ x आ गया, साइन एक्स डीएक्स, अब पता है कि दिस इज राइट, दिस विल बिकम माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रल, राइट, माइनस, यहाँ पे इंटीग्रल का साइड रहने दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया 1, और अब ये क्या आ गया साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स अभी तो हमने बताया कि ये क्या होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स आ गया, और फिर यहाँ क्या आ गया डी एक्स आ गया, तो इसका 1 आ गया और इसका इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स आ गया और डी एक्स लिख दिया। अब ये क्या बना जी, माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स आ गया, फिर ये माइनस, और अब यहाँ क्या करें, ये आ गया सर, ये माइनस यहाँ बाहर रख दो, प्लस हो गया कॉस एक्स डी एक्स आ गया सर। अब इट इज माइनस एक्स कॉस एक्स, और cos x dx का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, और सब कुछ कर दिया ना तो लास्ट में यहाँ पे c लिख दो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस सी। लो जी, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। तो कैसे आइलेट रूल का हमने इस्तेमाल किया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट? एक और एग्जांपल आपको लेके सिखाता हूँ मैं, लुक एट दिस हियर। तो हम लोगों ने एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। तो मैं आप में से कोई भी बच्चा, लेट सपोज इशिता, टेल मी व्हिच टू फंक्शन यू वांट, कि मैं एक मिनट एक छोटा सा सवाल आपको ऐसे दे रहा हूँ, लेट सपोज ऐसे लिखा हुआ साइन एक्स और इनटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो क्या हम यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स लगाएंगे? माई क्वेश्चन टू यू इशिता, विल बी अप्लाई? No, we sir. will not be applying, why? Because इनको आपस में हम क्या कर सकते हैं, राइट, इनको हम साइन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देन वी राइट दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। बट अगर सवाल ऐसा हो, राइट, अगर हमसे, अब अगर कोई सवाल पूछे कि अगर मैं लगा करके साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का एफ एक्स और ऐसे मान करके सॉल्व करूँ, तो गलत आ जाएगा क्या? कुछ भी गलत नहीं आएगा, आंसर फिर भी ठीक आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मैं एक्स स्क्वायर, और अभी हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था, लुक एट दिस हियर,
इस रिजल्ट को हम लोग यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। सो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस कॉस क्यू एक्स, इनको मैं ले लेता हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसे करने पे तो वो एक एल्जेब्रिक आ गया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो इसमें कुछ चेंज कर देते, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x कर देते और ऐसे बोला ये बताओ। अब ये वाला ये क्वेश्चन सपोज कर लो कि फाइंड दिस, फाइंड ये कितना होगा इंटीग्रल। तब इस केस में हम लोग, अब यहाँ पता है आइलेट रूल के हिसाब से ये क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल है, तो ये बन जाएगा v, और ये क्या बनेगा अलजेब्रिक, तो ये बनेगा u आइलेट रूल के हिसाब से। तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर और e का पावर 2x का इंटीग्रल dx अगर आपको करना है, तो व्हाट यू विल डू, you will say that okay x square then integral of e to the power 2x dx, then minus फिर एक इंटीग्रेशन and then d by dx of x square and then what e का पावर 2x dx, राइट। ये देखो ये x नीचे आते जा रहा है, ये गलत है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये we are talking about this 2x here, 2x dx something like this, right। और फिर इस पूरे को एक अलग ब्रैकेट में रख के हमने बोला राइट दिस इनटू dx, ये आपको करना है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया जी, e टू द पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, तो वी ऑल नो e का पावर 2x by 2 होगा, राइट। ये ऐसे डाल दिया जी, फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रल आ गया d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x हो गया, ये क्या आ गया सर e का पावर 2x by 2 आ गया सर, एंड फिर इस पूरे को dx कर दिया। अब यहाँ क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर ई का पावर 2x by 2, तो इसको तो आप ऐसे रहने दो एक्स स्क्वायर ई का पावर 2x by 2, ये तो आ गया। अब यहाँ देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर क्या आ गया ये x ई का पावर 2x आ गया एंड dx आ गया। अब फंस गए हम लोग फिर से, यार ये क्या होगा, फिर तो यहाँ फंस गए हम लोग। तो ये i मान के चले थे हमने, i इज इक्वल टू दिस, करते गए करते गए। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप i1 मान लो, i1 मान लो, तो अब इसका इंटीग्रल फिर से अलग से निकालो, देख रहे हो कैसे जो चूज किया हमने वो कहाँ लेके जा रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो इसको आपने i1 माना, i इज इक्वल टू आप करते गए तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, और ये फिर इंटीग्रल फॉर्म में, और फिर ये यहाँ पे आइलेट लगेगा तभी जाके बात होगा, तो इसको i1 मान लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ओके लेट्स डू इट लाइक दिस। i1 कितना हो गया हमारे पास, i1 इज नाउ x e का पावर 2x dx, x e का पावर 2x, देखो जी गलत लिख बोल कुछ रहा हूँ और लिखा कुछ और जा रहा है, थकान है, दिस इज जस्ट, सो दिस इज, so this is x e का पावर 2x dx है आप हमारे पास। तो फिर हम वही रूल लगाएंगे, तो पता है कि ये हमारे पास a है और ये e है, तो ये अलजेब्रिक आई मीन u फंक्शन और ये v फंक्शन बनेगा। तो अब ये क्या बन गया x, फिर e का पावर 2x dx का इंटीग्रल, फिर माइनस फिर बड़ा वाला इंटीग्रल, फिर d बाई dx ऑफ x, फिर e का पावर 2x dx, और फिर इन सबको एक ब्रैकेट में रखो जी, लेट सपोज यू हैव टेकन दिस ब्रैकेट ऐसे, और फिर इसके साथ एक dx लिख दिया। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे x, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, फिर e का पावर 2x by 2 आ गया, राइट। हमने ऐसे रख दिया, फिर माइनस, अब ये क्या बना इंटीग्रल d by dx ऑफ x कितना हो गया 1, ये क्या आ गया जी, देखो यहाँ e का पावर 2x था, ये x फिर नीचे आ रहा है, ये गलत बात है, राइट, गलती से ये फिसल जा रहा है नीचे। सो दिस इज वी आर राइटिंग हियर 2x, राइट, दिस इज 2x। तो अभी ये क्या बना e का पावर 2x dx हो गया, राइट। इसको इंटीग्रल किया तो e, ये तो 1 हो गया, और e का पावर 2x का इंटीग्रल क्या हो e का पावर 2x by 2 हो गया, एंड दिस इनटू dx आ गया। तो अब ये सॉल्व होकर के क्या है x e का पावर 2x by 2 माइनस, अब यहाँ से 1 by 2 बाहर और e का पावर 2x आ गया, तो ये क्या आ गया e का पावर 2x by 2, राइट, 2x by 2। अब आपके पास रिजल्ट क्या है, ये आया x e का पावर 2x by 2 माइनस e का पावर 2x by 4, राइट। और यहाँ भी आपके पास कुछ रिजल्ट है, तो टोटल आई क्या हुआ, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर 2x by 2 माइनस, फिर इस पूरे रिजल्ट को लिखता है तो x e का पावर दिस 2x by 2
और फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो e का पावर 2x/4 ये हमारा इंटीग्रेशन है। इसको आप सॉल्व करके और छोटा कर सकते हो तो कर लो, e का पावर 2x/2 कॉमन कर लो, x² - 6 आ जाएगा। सो ये e का पावर 2x कॉमन किया तो ये x² - 6 हो गया। तो आप या x बाहर रख लो और या x - 1 कर दो अपॉन 2 और देन e का पावर 2x/4 कर दो। या आप e का पावर 2x सब में से कॉमन ले लो, x² - x प्लस x² - 6 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैल्शियम बना करके इसको इन सब कैल्शियम लगा के इसको और सॉल्व कर दो और प्लस एक c लगा दो, यानी कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, ये इंटीग्रेशन। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस टू एग्जांपल्स कि भाई कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। सो मैंने एक एल्जेब्रिक लिया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक लिया, एक एल्जेब्रिक लिया, एक एक्सपोनेंशियल ले लिया। उसी तरीके से आप इन्वर्स भी ले सकते हैं। तो इन्वर्स लेके हम सॉल्व नहीं करें, क्योंकि आपको इन्वर्स का रिजल्ट आपको याद नहीं होगा तो और मुश्किल पड़ जाएगा यहाँ पे। सो दैट इज वाई आई वांट यू टू लाइक, ये रूल्स आप समझ चुके होंगे कि कैसे अप्लाई हो रहा है। तो ठीक है, अब हम लोग ये काम करते हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद वी विल टेक आवर टॉपिक टुवर्ड्स कि रूल्स भी हमने पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ लिया। नाउ हमें ना कोई कहे कि v इज इक्वल टू u प्लस 80, लाइक प्रूव दिस रिजल्ट्स, लाइक पढ़ लिया हमने, कोई कहे कि प्रूव दिस रिजल्ट्स, these results like number 1 v is equal to u plus 80, number 2 s is equal to ut plus half 80 square, or v square is equal to u square plus 2as by integration method, by integration method या by method of calculus। कोई ऐसे भी लिख सकता है by method of calculus कह सकता है, कैलकुलस, और कुछ लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ लोग ये लिख देंगे, कुछ लोग ये लिख देंगे, आप ये मत कह देना कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बात है। तो अब क्या करेंगे आप, सो सी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। वी नो दैट अब रिजल्ट्स प्रूव कर रहे हैं हम लोग, वी नो दैट, राइट, पहला रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, वी नो दैट व्हाट, acceleration is equal to d by dt of v by instantaneous acceleration ही होता है ना, instantaneous acceleration। तो सोचो बच्चों, अगर मैंने रेट नहीं पढ़ाया हुआ होता तो ये कैसे कोई डिफाइन करता और कैसे कोई इसको सॉल्व करता। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, a is equal to dv by dt। so this implies you what, this implies that dv can be written as a dt। dv is a, अगर if a कांस्टेंट है, राइट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या चाहे a कांस्टेंट ना भी हो, सो दिस इज a इंटू डी टी, मतलब एक्सेलरेशन किसी टाइम पे है जो है, उसमें जो dt मल्टीप्लाई किया तो उतने dt टाइम के अंदर इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी कितना है, dv। हम लोग ना ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी प्रूव करेंगे, और फिर जो सीखा है हमने उसको वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में उसको अप्लाई करके दिखाएंगे। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, देयरफॉर dv इज इक्वल टू a dt हो गया। बच्चों, इंटीग्रेशन आपको जितना बेसिक मुझे पढ़ाना था आपके इस्तेमाल के लिए वो मैंने कर दिया है, और भी बहुत सारी चीजें इंटीग्रेशन में रहती है, बट मेरा पर्पस आपको 12th क्लास का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाना है। तो मैंने तो आपको बताया है कि कैसे हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे, और आपने देखा कि कैसे जो बेसिक रूल है हमारा कि इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल टू डिफरेंशिएशन इन प्रोसेस, जो ये पर्टिकुलर पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसी का ध्यान रख करके हम लोगों ने कैसे इन रिजल्ट्स को भी डेवलप किया है। तो हम उस बेसिक को कभी नहीं भूलेंगे और उसको ध्यान में रख करके अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में पता हो गया, हम उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। सो नाउ instantaneous acceleration is a is equal to dv by dt, therefore dv is equal to a dt हो गया। so now dear, from here मैं कहूँ integrating both sides, integrating both sides, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करो। तो क्या मतलब है इस बात का, चलो अगले पेज पे चलते हैं। a
डीवी का इंटीग्रल और ए डी का इंटीग्रल की बात करनी पड़ेगा। डीवी का इंटीग्रल और ए डी का इंटीग्रल, भाई आपने बोला इसको इंटीग्रेट करना है। अब जो ये फॉर्मूला प्रूव करना है, इस फॉर्मूले में क्या है, एक बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है u, और t इज इक्वल टू t पे उसकी वेलोसिटी कितनी है v, और इस बीच में उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। यही कंडीशन है ना इसमें, v इज इक्वल टू u प्लस at में a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और t इज इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और t इज इक्वल टू t पे उसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, विथ लिमिट। तो कैसे लिमिट करते हैं, देखो जी लिमिट कैसे डाल रहे हैं। तो जब टाइम 0 था, t इज इक्वल टू 0 से टाइम को हमने t लिखा, t 0 से t लिखा, तो t 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और t पे वेलोसिटी कितनी है v। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ dt है, ये dt जो रखा हुआ है, राइट, ये वेरिएबल है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ वेलोसिटी dv जो है वो वेरिएबल है, और उसका लिमिट रखा हुआ है। सो नाउ हियर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब आगे चलते हैं हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ तो dv लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि v का पावर 0 इंटू dv है, और u टू v हो गया, सपोज कर लेंगे, और यहाँ a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, और यहाँ t का पावर 0 इंटू dt, ऐसे मान के चल रहे हैं, सिर्फ 0 से t ऐसे दिखाने के लिए। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे। अब v का पावर 0 है, यहाँ dv है, तो यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, दैट इज 0 प्लस 1, नीचे भी क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, और फिर ये ब्रैकेट डाल के u और v लिमिट डाल देंगे, और यहाँ a बाहर निकालेंगे, इसका भी क्या आएगा 0 प्लस 1, यहाँ पे कितना है 0 प्लस 1, फिर ये ब्रैकेट डाला और लिमिट रख दिया 0 से t। अब ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज v एंड इट्स लिमिट इज u टू v, दिस इज a बाहर एंड दिस इज t एंड द लिमिट इज 0 टू, तो ये क्या आ गया, v माइनस u इज इक्वल टू a एंड दिस इज t माइनस 0, so this v minus u is equal to how much g, 80, ये रिजल्ट है। so this implies this v is equal to u plus 80। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को प्रूव करने के पहले आपने माना ना कि a कांस्टेंट है, तो ये क्यों मान लिया सर, अरे बाबा इसलिए माना है क्योंकि इस फॉर्मूले को जिसको प्रूव करना है उसमें a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए ऐसा कर लिया। समझ गए आप मेरी बात। तो ये आपका पहला इक्वेशन मैंने ड्राइव करके दिखाया। अब दूसरा इक्वेशन चाहिए आपको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो नाउ सेकंड वन हमें प्रूव करना है, राइट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रूव दिस। तो फिर कहेंगे वी नो दैट व्हाट v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है v is equal to what, ds by dt। so this implies you what, this implies that ds can be written as v dt। तो ds को अगर v dt लिखेंगे, और v को क्या लिख सकते हैं, u plus at, अभी तो आपने प्रूव किया था, u plus at इंटू dt कर दो, v को u plus at, चूंकि ये v है और v को u plus at लिखा जा सकता है। तुम कहोगे ये आइडिया क्यों आया सर आपको, u plus at लिखना है, अरे बाबा u लेना है, इसमें a भी इन्वॉल्व करना है और s भी इन्वॉल्व करना है। तो चूंकि इसमें s इन्वॉल्व करना है हमें, और वेलोसिटी u इनिशियल u भी चाहिए और a भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ सोचा गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर ऐसे लिखते हैं और ds को v dt लिखते हैं और v को u plus at लिखते हैं, तो जो चाहिए सब इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पे बोला ds क्या आ गया, u dt आ गया, और ये क्या आ गया, a t dt आ गया, लाइक दिस, ये प्लस हो गया, a t dt आ गया। अब बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो विथ विथ रिस्पेक्टिव लिमिट, जो भी लिमिट है, सो विथ लिमिट, ठीक है जी। सो अब क्या किया, ये हमें मालूम है कि ये क्या कह रहा है, जब t 0 था तो डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, और जब टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s, राइट। तो अब यहाँ पे यहाँ एक dt यानी कि t वेरिएबल है, या s मतलब ds मतलब s वेरिएबल है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, ds इसका लिमिट रखा 0, यहाँ लिखा s, फिर यहाँ u dt और यहाँ लिखा 0 से t, फिर यहाँ लिखा a t dt और यहाँ लिमिट रखा 0 से। अब ds का इंटीग्रल क्या हुआ, s,
लिमिट क्या रखेंगे 0 to s, राइट। यहाँ u इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग की कोई वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है, वहां पे u बाहर आ गया। और अब ये dt का इंटीग्रल क्या है t, एंड लिमिट रखा 0 to t, फिर प्लस a बाहर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है t dt आया, तो t dt का इंटीग्रल क्या है t स्क्वायर बाई 2, और फिर लिमिट रख दिया 0 से t। अब देखिए ये क्या बना, s माइनस 0 हो गया, ये क्या आ गया u t माइनस 0, और दिस इज व्हाट हाफ a, एंड दिस इज t स्क्वायर माइनस 0, राइट। आप बाहर निकालिए, तो आपके पास क्या एक तरीके से आ गया ये सब कुछ देखने के बाद, तो s इज इक्वल टू ना u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये रिजल्ट वेरीफाइड होकर के आ गया। तो बच्चे को ये कैसे पता चलेगा सर कि हम यहाँ पे a इज इक्वल टू डी बाई डी टी कर रहे हैं? अरे बाबा, आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालना है, तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है और कैलकुलस की तरीके से याद करना है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कर लेंगे a v डी वी बाई डी टी, तब यहाँ समझ में आना है। फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तो हमने v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी लिखा, और v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी लिख करके, और फिर हमने उसको ऐसे करके दिखा दिया। यहाँ तक बात समझे, यानी कि ये अप्रोच की बात है, राइट। कैसे मैंने जो प्रूव किया जाना है, कैसे किया जाना है, एक्चुअली ये आपको प्रूव करके दिखाया गया। सच्चाई ये है कि जो सोचने वाला था उसने, मैं इसका रिवर्स पढ़ा था तो काफी अच्छा होता। लाइक कोई भी बच्चा कहता है थोड़ा देर के लिए, सपोज करो मुझे प्रूव करना हमारा जॉब नहीं है, प्रूव करना हमारा जॉब नहीं है, हम कुछ करते हैं इसके साथ, तो यार a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, तो dv इज इक्वल टू क्या हुआ a dt हो गया। अच्छा, अब dv इज इक्वल टू a dt हो गया, तो यार एक बात बताओ कि स्टार्टिंग में हम सोचते हैं कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम 0 है, तो हम इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं तो ये क्या आएगा, तो करते गए, करने के बाद ये आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये रिजल्ट ऐसे प्रूव किया जा सकता है, थिंक लाइक दिस। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे सोचा, अब वो हमारे सामने बोले इसको प्रूव करके दिखाओ, तो आपको लग रहा है रटने वाला काम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ के देखिए। ठीक उसी तरीके से ये रिजल्ट है। अच्छा, इस v को u प्लस एटी भी लिखने का ऑप्शन है, तो हम लिख सकते हैं, तो लिख दिया और आगे बढ़ गया, तो ये रिजल्ट आ गया। ओके, दिस रिजल्ट कैन बी प्रूवन लाइक दिस, ऐसे सोच लो। अब जो तीसरी बात हमें समझाई जा रही है वो क्या है, दिस इज वी आर सेइंग दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूव कर। तो क्या करेंगे, अब देखो भाई, इसमें हमें वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टाइम। तो ध्यान से समझना, अब हमने दो चीज यूज कर लिया, एक v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और हमने एक ये भी यूज कर लिया क्या, a इज इक्वल टू डी वी बाई टी टी। यही दो चीज तो हम जानते थे भाई, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तीसरी कोई चीज तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे। तो देखो जी, वी नो दैट, वी नो दैट, ध्यान से समझना है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, करेक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बाई चेन रूल, बाई चेन रूल को थोड़ा लगा के ऐसे करें, कैन वी राइट a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस और इनटू डी एस बाई डी टी। क्या गलत है ऐसा लिखने में, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, बिल्कुल कट के सेम आ जाएगा। अब फायदा क्या हुआ ऐसे लिखने पे, दिस इंप्लाइज कि ये आया क्या, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस, और डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, v, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, v डी वी बाई डी एस, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो, ये जिनको जिनको शामिल करना था, एक एक स्टेप चेन रूल का बढ़ाया, अब हमें v भी आ, वेलोसिटी भी आ गया, और एक्सेलरेशन भी आ गया, और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, जो चाहिए वो सब आ गया। अब हमें लिमिट डालना है, तो अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करें तो ये क्या मिलेगा, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं पहले। तो दिस इज नाउ ए डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, वी डी वी आ गया भाई, यहाँ से ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी आ गया। अब इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो देख क्या रहे हैं कि ये फॉर्मूला हमें क्या सजेस्ट करता है, जब एस जीरो था, एस जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी u, और जब एस एस हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गया v, और उस पूरे बीच में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे ds है यानी कि s का लिमिट चाहिए, या dv यानी कि वेलोसिटी की लिमिट चाहिए, तो हमने क्या किया, a ds, इसका इंटीग्रल रखा 0 to s, और यहाँ लिखा v dv, यानी कि जब s 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u था, जब s s हुआ तो वेलोसिटी v हो। लो भाई, लिमिट रख दिया ऐसे।
ये बड़ा अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बार बार आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया क्योंकि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और डीएस का इंटीग्रल किया तो डीएस का इंटीग्रल कितना आ गया, एस, और लिमिट रख दिया आप 0 to s, ओके। और v dv है तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2 आ गया, एंड द लिमिट इज u टू v कर दिया। अब ये क्या बन गया सर, a s माइनस 0 आ गया, और यहाँ पे क्या आया सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 आ गया सर। सो दिस इंप्लाइज यू नाउ व्हाट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो 2a s आ गया, और ये क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया। So this says that from here v square is equal to u square plus 2as, हमारे पास फाइनल रिजल्ट, ये रिजल्ट है। सो बच्चों, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड, मतलब डिफरेंशिएशन का हमने कहाँ यूज किया है, कुछ खास नहीं, सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट का कॉन्सेप्ट को यूज किया है, यस चेन रूल को यूज किया है, समझ लिया हमने कि कैसे क्या करना है। तो आप इन इंटीग्रेशंस पढ़ने के बाद ही आप इन रिजल्ट्स को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब ठीक है, ये तो हो गया, स्कूल के एग्जाम में जनरली इस तरीके के सवाल पूछा जाता है, सो वी आर एबल टू डू इट। इसका फायदा क्या होता है, अब मैं आपको एक फायदा बताता हूँ, जरा देखिए इस क्वेश्चन नंबर पे देखिए, आपके लिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन खड़ा होगा, राइट। इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग, if a body is traveling, if a body is traveling with velocity, yeah, with acceleration given by a is equal to 2t. If a body is traveling with acceleration given by a is equal to 2t and is starting from rest, rest से कोई body start होगी। If a body is traveling with acceleration given by a is equal to 2t and is starting from rest, then find velocity at t is equal to 5, displacement between t is equal to 0 to t is equal to 5, between t is equal to 0 to t is equal to 0 to t is equal to 5. So एक मिनट बच्चा लोग, t is equal to 0 to t is equal to 5. So t is equal to 5 पे उसकी वेलोसिटी क्या है, और बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 5 के बीच में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया। बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ एक्सेलरेशन 2t एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट, ट्रेवलिंग विथ एक्सेलरेशन 2t, यहाँ पे बॉडी इज ट्रेवलिंग, यहाँ पे जोड़ देंगे इन स्ट्रेट लाइन लिख दिया, राइट। सो कैसे सॉल्व होएगा, अब अगर ये हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पढ़े होते और ये सवाल हमारे पास होता तो ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो हमारे तो ऐसे तैसे हो जाते हैं, हम लोग समझ ही नहीं आता कि हमें इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बट नाउ वी कैन डू इट, हमने जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े हैं उसका फायदा उठा के हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सी हाउ वी आर सॉल्विंग, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, राइट। सो now look how we are going to do this question। बच्चों आपको टाइम मिल गया है वह सॉल्व करने के लिए। now आपने जो भी किया हुआ यहाँ देखिए। so a body traveling in a straight line with acceleration given straight line with acceleration given by, यहाँ पे एक by word लिख देना चाहिए था, a is equal to 2t, starting from rest and then find velocity at t is equal to 5 and displacement like this। तो कोई बच्चा अगर ये फॉर्मूला लगाए, पहले हम थोड़ी गलती करते हैं, लाइक v is equal to u plus at लगाए, बोले सर u 0 हो गया और एक्सेलरेशन 2t हो गया और टाइम 5 लिख देते हैं, राइट। तो और t को a इंटू टी होता है, तो t को यहाँ 2 इंटू 5 कर देते हैं सर। तो ये क्या हुआ, 25 50, ये आंसर हो गया सर, ये गलत हो गया, राइट। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वो कहा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लेते हैं सर, ये फॉर्मूला बना लेते हैं,
और इसमें भी क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर, टाइम 5 सेकेंड रख दिया, +1/2 और एक्सेलरेशन कितना है 2t, t को फिर 5 रख दिया, टी स्क्वायर है ही सर, एक और यहाँ टी का स्क्वायर कर दिया 25, तो 25 इंटू 25 125, तो ये आया 125, ये भी गलत हो गया। तो क्या ऐसा वजह है कि उस बच्चे ने ये फॉर्मूला लगा के गलती की? ही फॉरगेट, ये फॉर्मूला तब अप्लाई हो सकता है, ये तब अप्लाई हो सकता है जब एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम चेंज होएगा तो एक्सेलरेशन बदलता जाएगा, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। एक, अब क्या करें देन, अभी आपको सिखाया मैंने, यहाँ पे इनको डिराइव करने से, कुछ बच्चे ना सिर्फ इसको इस तरीके से देख रहे थे कि एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे। अरे बाबा आप थोड़ा दिमाग लगाते कि आपके पास सर ये रिजल्ट था, a इज इक्वल टू dv बाई dt, dv इज इक्वल टू a dt, सर आपने अगले पार्ट में यहाँ से a dt a कांस्टेंट करके बाहर निकाल लिया। सर अगर a कांस्टेंट नहीं होता तो भैया वो डिपेंडेंट होता है, उसको अंदर रख करके फिर से इंटीग्रेट करना होता है। एक तरीके से सॉल्यूशन यही दे रखा है, समझाया जा चुका कि कैसे करना है। तो लेट्स डू इट नाउ हियर। मतलब कोई चीज को एक ही नजरिया से देखना ठीक नहीं होता ना, डेरिवेशन इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप बहुत कुछ सीख सको, उसके प्रोसेस को एंजॉय कर सको। तो अब क्या करेंगे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 निकालना है, तो करेंगे क्या, लाइक a इज इक्वल टू लाइक v सॉरी a इज इक्वल टू dv बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt। लेट्स टेक दिस कलर, चूंकि दिस डज नॉट सूट वेल सूट to all of us. So this a is equal to dv by dt. So this implies v can be written as a dt. Okay, ये v निकालना है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो पता है कि t इज इक्वल टू जब 0 होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 करेंगे। तो अब यहाँ पे v और a को क्या लिख सकते हैं, 2t dt लिख सकते हैं। ओके, सो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया। तो अब v को इंटीग्रेट करेंगे, राइट। a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे गलती हो गई, क्या गलती हो गई, ए डी टी लिखा हो तो यहाँ वी लिख दिया, यहाँ डीवी लिखना था, डीवी लिखना था। सो डीवी, डीवी इज इक्वल टू नाउ 2t dt का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 to 5, और जब 0 होगा यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होगी 0, और वी t इज इक्वल टू 5 होगा तो वेलोसिटी v लिख लेंगे। अब ऐसा करके धड़ से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, dv का इंटीग्रल v हो गया, लिमिट रखा 0 to v, एंड दिस इज 2t का इसका इंटीग्रल हो गया t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रख दिया 0 to 5। तो अब ये क्या आ गया जी, v माइनस 0 एंड दिस इज 2, और 2 लाइक यहाँ से 25 बाई 2 माइनस 0, तो फाइनली ये आया क्या सर 25, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये v आ गया v इज इक्वल टू 25। ये यूनिट पता नहीं मीटर पर से, चूंकि पता नहीं है ना हमें यहाँ पे कि मीटर है सेंटीमीटर है, इसलिए यूनिट लिख दिया। अब जरा गौर से देखो, t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी 25 यूनिट आया, आप ऐसे जा रहे थे क्या आ रहा था 50, और कितनी गलत बात थी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आप समझ रहे हैं और एक की वैल्यू 2t भी लगा दे रहे हैं, जबकि पता है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है, तब अप्लाई कर सकते थे। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये सीख लिया आपने एक। अब आपसे कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 निकालो, वो कैसे करेंगे, हाउ विल बी डूइंग दैट। तो जरा गौर करिए, आपके पास जो ये dv, ये जो आपके पास ए डी टी, ए इज इक्वल टू 2t है, इससे आपने dv इज इक्वल टू ये सब कुछ निकाल लिया, लाइक v इज इक्वल टू ऐसे कुछ निकाल लिया। जरा मैं अब इसको s को निकालने का तरीका दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। सो सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें v इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt होता है, और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है, what is given to us, that is in form of t दे रखा है, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन इन फॉर्म ऑफ t दे रखा है। तो ये s निकालने का तरीका अगर हम यहाँ से कुछ सोचे कि v तो हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ v रख नहीं सकते, और बिना v रखे हुए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ से अगले स्टेप में पढ़े तो ds इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, v dt होना चाहिए। अब v तो पता ही नहीं है कि क्या होगा, किसी टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगा, दैट वी डोंट नो। तो अब थोड़ा वेट करते हैं, तो लेट्स यहाँ से बैक। तो देखो यहाँ पे dv इज इक्वल टू a dt था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपने लिमिट रख दिया, अगर लिमिट नहीं रखते तो क्या होता है, इफ यू डोंट पुट द लिमिट, लाइक मतलब लिमिट, स्पेसिफिक लिमिट रखा ना 0 to 5। तो मैं इसी स्टेप को, ये वाला जो स्टेप है उसको फिर से एक तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ, ds इज इक्वल टू वी डी टी हुआ। तो अभी इस स्टेप पे आने के पहले हम देखते हैं कि सिंस a इज इक्वल टू dv बाई dt, दैट्स ओके, सो dv इज इक्वल टू व्हाट, a dt।
हमें ये समझ में आ गया कि ये स्टेप लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे v चाहिए, और v हमारे पास है नहीं किसी टाइम पे, हमने तो v t इज इक्वल टू 5 पे निकाला था, तो dv इज इक्वल टू a dt। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको कहते हैं कि dv इज इक्वल टू ये क्या आ गया, a की जगह पे 2t dt आ गया, ऑल राइट। अब कहते हैं इंटीग्रेट करो उसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक कर देते हैं इंटीग्रेट। तो dv का इंटीग्रल अगर हम जीरो u इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से या ऐसे लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में हम इसकी वैल्यूज रख देंगे, थोड़ा जनरलाइज करके दिखाता हूँ मैं इसको। सो लेट सपोज दिस इज u, स्टार्टिंग में वेलोसिटी u मान लिया और बाद की वेलोसिटी v मान लिया, और फिर स्टार्टिंग पे t जीरो था और टाइम फाइनल जब t हुआ तो वेलोसिटी v हो गया, इसको 2t dt लिख देते हैं। अब ये क्या हुआ, dv का इंटीग्रल करोगे तो v आ जाएगा, लिमिट रखेंगे u माइनस v लिख, u और v लिख देंगे, और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, t dt है तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रख दिया 0 से t। आपने नोटिस किया कि जब आप यहाँ क्वेश्चंस करने लगे तो कहीं पे सी का इस्तेमाल किया आपने, कहीं सी इस्तेमाल किया नहीं, क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल था, इसीलिए हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, तो ये ध्यान रखने की चीज है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 2t स्क्वायर बाई 2 आ गया, लिमिट रख दिया हमने। तो अब अगले स्टेप में देखो यहाँ से ये क्या बना हमारे लिए, तो ये बना, v की जगह पे रखेंगे v, फिर माइनस u, और फिर अगले स्टेप में यहाँ 2, और ये टी स्क्वायर, फिर माइनस 0 और अपॉन 2 कर देंगे, कट गया जी। और v, u कितना था 0, सो दिस इज 2 टी स्क्वायर बाई 2, कट गया जी ये। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी टाइम t के हिसाब से, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कितना है, टी स्क्वायर। और ये बात सही है, जब t5 रखोगे तो 25 आ जाएगा। तो वेलोसिटी, so v is this implies velocity is a function of time and that is equal to t square। ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट आ गया, यानी कि यहाँ पे v की वैल्यू आपको मिल गई। सो नाउ सिंस ds इज इक्वल टू v dt होगा, तो v के जगह पे क्या रखेंगे, टी स्क्वायर रख देंगे और dt लिख देंगे और यहाँ ds लिख देंगे। अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो ds का लिमिट क्या रखेंगे भाई, t इक्वल टू 0 पे तो वो s से ही स्टार्ट किया, और t इक्वल टू t पे उसका s हो गया, और यहाँ पे 0 और t इक्वल टू t रख दिया जी, और यहाँ t स्क्वायर और dt कर दिया। या अब इसको जनरलाइज करके निकाल रहे हैं, बाद में हम t की वैल्यू रख देंगे। तो नाउ इस स्टेप के बाद यहाँ देखते हैं, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रल s आ गया ds का 0 टू s, और यहाँ क्या आया, t स्क्वायर था, तो ये हो गया t का पावर 2 प्लस 1, और यहाँ पे 2 प्लस 1 दैट इज 3, और लिमिट आ गया 0 टू t। तो ये रिजल्ट क्या आ गया जी, s माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू t क्यूब बाई 3 एंड द लिमिट इज 0 टू t। सो अगले स्टेप में ये क्या बन गया, t क्यूब माइनस 0 बाई 3। सो फाइनली दिस s इज इक्वल टू व्हाट, t क्यूब बाई 3। ओके, अब t की वैल्यू डाल दो, 5 सेकंड का पूछा था आपने, सो दिस s इज इक्वल टू t की वैल्यू रखी, सो 5 का क्यूब दैट इज 5 into 5 into 5 upon 3, so this is 125 by 3 unit। ये हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। सो सी द एडवांटेज कि अभी तक हम लोग सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस कर रहे थे, लेकिन जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने, तो अब हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस भी सॉल्व कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन बेटा और आपको मैं दिखाऊंगा और उसके साथ इस क्लास को बंद करूंगा। वन मोर क्वेश्चन वी शुड ट्राई, लुक एट दिस हियर जस्ट टू मेक यू मोर अवेयर अबाउट इट। तो एक क्वेश्चन और यहाँ लेते हैं, राइट। ऐसे कहा जाए, अ body is traveling in a straight line along positive x-axis, and starting from x is equal to 0 at t is equal to 0। ठीक है, x is equal to 0 से t is equal to 0, x is equal to 0 पे यानी ओरिजिन से, starting from x is equal to 0 at t is equal to 0, right। if velocity of a body, एक मिनट, so if velocity of body is given by v is equal to alpha root of x, where alpha is positive constant, where alpha is
positive constant. Alpha is positive constant. So if velocity is given by v is equal to alpha root x, यानी कि जैसे जैसे x बदल रहा है v बदल रहा है, where alpha is positive constant, alpha एक positive constant है, then find number one, then find number one, मिनट बच्चा लोग, and number one, velocity and number two, acceleration of body, then find velocity and acceleration of body as a function of time t, as a function of time t पे कैसे डिपेंड करता है, अभी तो ये पोजीशन पे दे रखा है, तो as function of time t, ये पार्ट हो गया. Also find average velocity for first ace distance. फर्स्ट एस डिस्टेंस के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो, ये क्वेश्चन है. अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं उसको बहुत ढंग से देखिए कि क्या हो रहा है, हाउ वी आर सॉल्विंग दिस. सो बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ये दे रखा है. अब यहाँ पे वेलोसिटी हमें क्या दे रखा है, अल्फा रूट ऑफ एक्स दे रखा है, और हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए टाइम के फॉर्म में. तो क्या करेंगे, लाइक वी नो दैट, देखिए we know that like v is equal to dx by dt, भाई x एक्सिस पे चल रही है ना बॉडी, सो बॉडी इज ट्रेवलिंग, ये x इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 है, और बॉडी इस पे चल रही है गोइंग लाइक दिस, और उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू अल्फा रूट x दे रखा है. तो वेलोसिटी तो dx by dt होना चाहिए, दैट्स करेक्ट. तो इसका मतलब कि दिस अल्फा रूट ऑफ x इज इक्वल टू dx by dt लिख सकते हैं. और यहां से dt की बात करें तो dt क्या आएगा, dx अपॉन अल्फा रूट x आएगा. तो अब अगर मैं इसको dx है अल्फा रूट x है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोलूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट, IBS, या यहाँ से इंप्लाइज नहीं करते, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो यहाँ लिमिट ले लेते हैं 0 से t, तो dt का इंटीग्रल 0 से t, और बोलते हैं कि भाई देखो 0 to x, भाई 0 से t में तुम डिस्टेंस कहाँ से ट्रेवल करके, 0 से x ट्रेवल करके, तो दैट्स dx अपॉन अल्फा रूट x, ऐसे लिख लिया. तो ये इंटीग्रल कितना आया, ये तो t आएगा, लिमिट डाल देंगे तो t माइनस 0 t आ जाएगा, गुड. ये क्या आएगा, dx है अल्फा कांस्टेंट है, 1 बाई अल्फा बाहर आ गया, और ये क्या दे रखा है, रूट x नीचे है, तो यानी कि ये x का पावर क्या हो गया, माइनस हाफ dx का इंटीग्रल बोला जा रहा है 0 to x के बीच में. यस, सो नाउ दिस इज इम्प्लाइंग t इज इक्वल टू व्हाट, सर 1 बाई अल्फा, और देखो x का पावर माइनस 1 बाई 2 है, ये माइनस 1 बाई 2 है. तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, एक पावर ऊपर बढ़ाओ और एक पावर नीचे बढ़ा दो, 1 पावर बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर ऊपर हाफ आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, हाफ. समझ में आ रहा है, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, नीचे भी माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज 1 बाई 2, ऐसे आ गया. ये 1 बाई 2 जो है, ये 2 को ऊपर लेके चले जाओ तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 बाई अल्फा और रूट ऑफ x. तो एक तरीके से क्या रिजल्ट आया यहाँ पे, t इज इक्वल टू आया आपके पास 2 बाई अल्फा रूट ऑफ x, और दिस इंप्लाइज t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स. तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू आया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4. बहुत अच्छे तरीके से समझे स्ट्रेटेजी क्या बनाई गई. v ये था, हमें वेलोसिटी चाहिए टाइम के फॉर्म में, एक्सेलरेशन चाहिए टाइम के फॉर्म में. तो वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में चाहिए तो मतलब dx by dt चाहिए हमें, तो हमें x को t के फॉर्म में निकालना पड़ेगा. तो हमें तो x को t के फॉर्म में आता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये दे रखा है. तो v इज इक्वल टू dx by dt दे रखा था,
और v को लिख दिया dx by dt, तो अब यहाँ से इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके यहाँ से ऐसे निकाला तो देखो जी x का रिजल्ट आ गया, यानी x इज द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, x इज इक्वल अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। ये आ गया आपके पास, क्या वैल्यू आ गई x की। अब आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कहाँ से, धड़ से मिल जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमें, तो नाउ सिंस x इज इक्वल टू आया आपके पास अल्फा स्क्वायर टी, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 आया, ये है आपका x। तो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, dx बाई dt। तो आप क्या करिएगा, d बाई dt कर दीजिए, किसका, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 का। तो अब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बाई 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर आ गया, d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ गया जी, अल्फा स्क्वायर बाई 4 और d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर कितना हो गया, 2t आ गया। d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर क्या आ गया, 2t आ गया। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आ गया सर, 2 से ये कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर टी बाई 4 आ गया, 2 आ गया, अल्फा स्क्वायर टी बाई 2 आ गया। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये, राइट। सो ये भी ठीक नहीं लग रहा है। So now what we are going to do is, right, so this is 2t, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये वेलोसिटी आ गया टाइम के फॉर्म में। ओके, अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है जी, dv बाई dt होता है, यानी कि आप क्या करोगे, d बाई डी टी ऑफ क्या, अल्फा स्क्वायर t बाई 2 करना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ से क्या करिएगा, सो दिस a इज इक्वल टू, राइट, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, और क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ टी बच गया। तो यहाँ से क्या मिला, अल्फा स्क्वायर बाई 2 और डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो गया, 1। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया जी, अल्फा स्क्वायर बाई 2। सो हियर व्हाट यू फाइंड, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है उसका। तो इट्स एक्सेलरेशन इज, ये गौर से देखना होगा, कहीं हम लोगों ने, एक मिनट, डी एक्स अल्फा दिस रूट एक्स का मतलब कि एक्स का पावर -1/2 +1 -1, या दैट्स फाइन, यानी कि 2 बाई अल्फा, ये रूट एक्स है, 2 बाई अल्फा रूट एक्स है, राइट। सो दिस इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई अल्फा स्क्वायर एक्स, देयर एक्स इज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो ठीक है, दिस इज फाइन नाउ, यानी कि इससे हमारे पास ये वेलोसिटी निकल के आई, अगर ये x है तो वेलोसिटी ये निकल के आई, और एक्सेलरेशन ये आया, यानी कि एक्सेलरेशन भाई टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन टाइम, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हो गया, समथिंग लाइक, वेलोसिटी आपने निकाल दी। अब आपसे क्या पूछ, तो आई से दैट कि you joined me in that lecture, thank you very much for being in this class for such a long time, I thank you for that, or you might have pressed the like button, if not please do it. See you in the next lecture. Keep promoting this channel as much as you can do. God bless you.